गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वह है सम्राट नेपोलियन 1804 से 1814 ईस्वी तक। लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस तरह से हुआ और फिर वो उसने कौंसल के रूप में किस तरह से कार्य किया, इन सब के बारे में जाना। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि नेपोलियन जब सम्राट बन गया तो उसने फिर किस तरह से कार्य किया, उसके बारे में जानेंगे। 1804 से 1814 ईस्वी में नेपोलियन पूरे 10 वर्ष के लिए सम्राट बना रहा था। इन 10 वर्षों में उसे निरंतर युद्धों में घिरा रहना पड़ा, युद्ध लड़ने पड़े, जिनमें से अधिकांश युद्धों में उसने से विस्मयजनक सफलताएं मिली। यद्यपि अंतिम युद्ध की पराजय ने उसकी सभी सफलताओं पर पानी फेर दिया, फिर भी इन 10 वर्षों की अवधि में संपूर्ण यूरोप का जो घटना चक्र नेपोलियन के इशारे चक्र पर घूमता रहा और वह यूरोपीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा। इसलिए इन 10 वर्षों का इतिहास में नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की गिनती विश्व के 3 महान विजेताओं सिकंदर, सीजर और शार्लमेन के साथ की जाती है कि जाने लगी थी, इतना वह प्रसिद्ध हो चुका था। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके सम्राट बनने के बाद जो कार्य किए उसने। पहला, यूरोप की प्रभुत्व का प्रयास। सम्राट बन जाने के कारण उपरांत नेपोलियन ने यूरोप की प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयास किया। फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोप के सभी देशों को चिंतित कर रखा था और फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाकर संघर्ष भी किया गया था, परंतु नेपोलियन ने इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों को समय समय पर पराजित करके शत्रुओं के गुट को तोड़ डाला था। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस में जो अमीन्स की संधि हो गई, उसके बाद कुछ समय के लिए युद्ध ठहर गया था, लेकिन जब इंग्लैंड ने अमीन्स की संधि के अनुसार माल्टा द्वीप खाली करने से इनकार कर दिया तो नेपोलियन ने पुनः युद्ध प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध तीसरी बार गुट बनाया और इस तीसरे गुट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन सम्मिलित हुए। नेपोलियन ने जर्मनी में इंग्लैंड के छोटे से राज्य हनोवर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सुप्रसिद्ध ट्राफलगार का जल युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज जल सेना नायक नेल्सन ने फ्रांस तथा स्पेन के संयुक्त जहाज बेड़े को नष्ट कर दिया। इस भयंकर युद्ध में नेल्सन ने भी मारा गया। नेपोलियन ने इस पराजय का बदला स्थल युद्धों में लिया। नेपोलियन ने अपनी विशाल सेना को 2 भागों में विभाजित किया। एक सेना को सीधे ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का काम सौंपा और ऑस्ट्रिया का सेनानायक मार्क 80,000 सैनिकों के साथ उलम नामक स्थान पर डटा हुआ था। नेपोलियन की दूसरी सेना ने 500 मील का लंबा चक्कर लगाकर जर्मनी को पार कर उत्तर दक्षिण की ओर से ऑस्ट्रिया की सेना को पीछे से दबोच लिया। उल्म के इस युद्ध में बिना अधिक रक्तपात के ऑस्ट्रिया के 60,000 सैनिक और 30 जनरल बंदी बना लिए गए और 120 तोपों पर अधिकार कर लिया गया। इस सफलता ने फ्रांसीसी सेना के लिए राजधानी वियना का मार्ग खोल दिया। ऑस्ट्रियन सम्राट पहले ही राजधानी छोड़कर उत्तर की ओर चला गया था ताकि रूसी सेना से संपर्क कायम किया जा सके। 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिज का युद्ध लड़ा गया, जिसमें नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। विवश होकर ऑस्ट्रिया को पुनः फ्रांस से प्रेसबुर्ग की संधि 26 दिसंबर 1805 ईस्वी को करनी पड़ी। इस संधि से ऑस्ट्रिया को बहुत बड़ा अपमान सहन करना पड़ा। उसे फ्रांस को वेनेशिया और डालमेशिया तथा बवेरिया को टायरोल और बेडेन को बटरबर्ग के कुछ क्षेत्र सौंपने पड़े। ऑस्ट्रेलिज के दूरगामी परिणाम निकले। अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया। 1806 ईस्वी में उसने राजाओं की सृष्टि की। बवेरिया और बर्टेमबर्ग, जो अब तक ठिकाने मात्र थे, उनके जागीरदारों को राजा का पद दिया गया। नेपल्स के रक्त सिंहासन पर उसने अपने भाई जोसेफ को बैठाया। बटाविया, जो कि हॉलैंड के अंदर था, के गणतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया गया और नेपोलियन ने अपने दूसरे भाई लुई को यहाँ का राजा बनाया। इसके बाद उसने जर्मनी का रूपांतरण किया।
उसने अनेक छोटे छोटे जर्मन राज्यों को समाप्त कर दिया और राइन राज्य संघ का निर्माण किया, जिसमें बवेरिया, बटेमबर्ग तथा जर्मनी के अन्य 14 राज्य सम्मिलित थे। नए जर्मन संघ ने जर्मन सम्राट के प्रति अपनी भक्ति को त्याग कर नेपोलियन को अपना संरक्षक माना। इसके बाद पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। पवित्र रोमन साम्राज्य लगभग 1000 वर्ष से चला आ रहा था और जर्मनी की बहुत सी छोटी छोटी रियासतें पर इसका वर्चस्व बना हुआ था। राइन राज्य संघ के निर्माण के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने के लिए विवश किया। इस प्रकार औपचारिक रूप से इस साम्राज्य का अंत हो गया। जर्मनी में नेपोलियन के हस्तक्षेप से प्रशिया नाराज हो गया, क्योंकि वह जर्मनी का एक प्रमुख राज्य था और मौजूदा अव्यवस्था का लाभ उठाकर स्वयं अपना राज्य बढ़ाना चाहता था। परंतु नेपोलियन को पहले से ही प्रशिया पर भरोसा न था। अतः जब प्रशिया ने युद्ध शुरू किया तो नेपोलियन पूरी तरह से तैयार था। जैना और आर्यस्तात के युद्धों में उसने प्रशिया को बुरी तरह से पराजित किया और 25 अक्टूबर 1806 को एक विजेता के रूप में नेपोलियन ने राजधानी बर्लिन में प्रवेश किया और वह प्रशिया के शासक के विरुद्ध सख्त कदम उठाना चाहता था, परंतु पहले रूस से निपटना आवश्यक था। अतः नेपोलियन रूस की तरफ बढ़ा। एलाऊ के प्रसिद्ध युद्ध में दोनों पक्ष के मध्य घमासान युद्ध हुआ और हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए। फिर भी यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इसके बाद फ्रीडलैंड के युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हो गया। रूस को विवश होकर टिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इतिहास में ये काफ़ी प्रसिद्ध संधि है। टिलसिट की संधि कब हुई थी? 1806 ईस्वी में। टिलसिट की संधि सम्राट नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा थी। नेपोलियन ने अपने शानदार कूटनीति के द्वारा क्रांति के एक प्रबल शत्रु को अपना मित्र बना लिया। दोनों ने यूरोप को आपस में बांट लेने का निश्चय किया। नेपोलियन ने रूस को फिनलैंड हड़पने की छूट दे दी और तुर्की साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों को भी देने का भी आश्वासन दिया। बदले में रूस ने नेपोलियन द्वारा अब तक किए गए परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। रूस के जोर देने पर नेपोलियन ने प्रशिया के राजतंत्र को तो कायम रखा, परंतु उन पर कठोर शर्तें लाद दी। प्रशिया को एल्ब नदी के पश्चिम का अपना सारा क्षेत्र छोड़ना पड़ा। इस क्षेत्र के साथ जर्मन राज्यों के अन्य क्षेत्र मिलाकर वेस्टफेलिया नाम का एक नया राज्य बनाया गया और नेपोलियन ने अपने भाई जेरम को इस नए राज्य का राजा बना दिया। प्रशिया के पूर्वी भाग का कुछ क्षेत्र भी छीन लिया गया और इसे सैक्सनी राज्य को दिया गया। इस प्रकार 2 वर्षों के भीतर ही नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस की शक्ति को चकनाचूर कर दिया था। यूरोप की कोई सेना अब उसका सामना नहीं कर सकती थी। अब केवल इंग्लैंड बाकी रह गया था। अब हम बात करते हैं महाद्वीपीय प्रणाली की। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रणाली है जो कि नेपोलियन द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध अपनाई गई थी। ठीक है, किस तरह से थी तो हम उसको पढ़ते हैं। यूरोप की प्रभुता प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड को पराजित करना आवश्यक था। इंग्लैंड चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उसके पास अजय सामुद्रिक बेड़ा था। फ्रांसीसी बेड़े और सेनाओं द्वारा इंग्लैंड को नहीं हराया जा सकता था, किंतु नेपोलियन का विश्वास था कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे परास्त करना आवश्यक संभव हो सकेगा। अतः नेपोलियन ने इंग्लैंड को झुकाने के लिए एक नई नीति का प्रयोग किया, जिसे व्यापार बहिष्कार नीति अथवा महाद्वीपीय प्रणाली या महाद्वीपीय नाकेबंदी कहा जाता है। नेपोलियन जानता था कि इंग्लैंड की शक्ति का स्रोत उसका व्यापार है, व्यापार का स्रोत है उसके उपनिवेश और जहाँ से उसको कच्चा माल मिलता है और उसका तैयार माल बिकता है। यदि इस संबंध का विच्छेद कर दिया जाए, अर्थात किसी प्रकार उसका व्यापार वाणिज्य रोक दिया जाए, तो बनियों का वह देश अपने आप संधि की याचना करेगा। अतएव नेपोलियन ने यह निश्चय किया कि इंग्लैंड में बना कोई भी माल यूरोप बाजार में नहीं बिकना चाहिए, अर्थात इंग्लैंड को सामुद्रिक तटों पर ही पराजित किया जाए। 21 नवंबर 1806 ईस्वी को नेपोलियन ने बर्लिन से एक आदेश जारी किया, जो कि बर्लिन आदेश के नाम से प्रसिद्ध है। 21 नवंबर 1806 ईस्वी को बर्लिन आदेश की तारीख क्या है? 21 नवंबर 1806 ईस्वी। ठीक है।
इसके द्वारा ब्रिटिश द्वीप समूह का व्यापार निषिद्ध कर दिया गया। यूरोप के सभी बंदरगाह इंग्लैंड के जहाज़ों के लिए बंद कर दिए गए और आदेश का उल्लंघन करके इंग्लैंड में आने वाले जहाज़ों को का माल सहित जब्त कर लेने के लिए कहा गया। चूँकि इस समय यूरोप के अधिकांश देश नेपोलियन से आतंकित थे, अतः नेपोलियन की यह नीति इंग्लैंड के लिए एक ज़बरदस्त चुनौती थी। परंतु इंग्लैंड इससे विचलित नहीं हुआ और उसने इसका उत्तर ऑर्डर्स इन कैंसिल्स करके दिया। उसने नेपोलियन के उपयुक्त आदेश को मानने वाले देशों के बंदरगाहों की नाकेबंदी करके उनके जहाज़ों को जब्त करने तथा उनके साथ व्यापार बंद करने की चेतावनी दी। प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने मिलान नगर से एक और आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी देश का जहाज़ यदि इंग्लैंड के बंदरगाहों से होकर गुजरेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। महाद्वीपीय व्यवस्था नेपोलियन की अद्भुत सूझ थी। उसका उद्देश्य इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करके फ्रांस को यूरोपीय व्यापार का केंद्र बनाना था। परंतु जैसा कि इतिहासकार हेजन ने लिखा है, इसके लिए उसे सर्वत्र और निरंतर लागू करना आवश्यक था। इस बात की ज़रूरत थी कि महाद्वीप में इंग्लैंड के माल का आना पूर्ण रूप से रोक दिया जाए। कोई भी ऐसा मार्ग ना रहे जहां होकर यूरोप में उसका प्रवेश हो सके। इंग्लैंड तभी हथियार डाल सकता था जबकि उसके लिए बाजार बंद हो जाए। इस तथ्य से नेपोलियन भली भांति परिचित था और यही कारण है कि कदम कदम पर उसकी नीति और कार्य इससे प्रभावित रहे और इसी के परिणाम स्वरूप वह ऐसे घातक आक्रामक युद्धों में उलझता चला गया जिसकी वजह से अंत में उसे सब कुछ खोना पड़ा। महाद्वीपीय नीति के परिणाम नेपोलियन तथा यूरोप के लिए आत्मघातक सिद्ध हुए। इंग्लैंड की सशक्त जल सेना ने यूरोपीय देशों के समुद्र तटों की इतनी सख्त नाकेबंदी की कि यूरोपीय देशों का अपने उपनिवेशों से संबंध विच्छेद हो गया और माल का आना जाना बंद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप चीज़ों के भावों में ज़बरदस्त वृद्धि हो गई और काला बाजार तथा तस्कर व्यापार का काम जोरों से चल पड़ा। इससे सभी लोग परेशान हो गए। बहुत से देशों ने चोरी छिपे इंग्लैंड से सामान मंगवाना शुरू कर दिया। स्वयं नेपोलियन को अपने सैनिकों के लिए चोरी छिपे इंग्लैंड से जूते मंगवाने पड़े, परंतु ऊपरी तौर पर उसने सख्ती के साथ इस व्यवस्था को जारी रखने का प्रयास किया। नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति की असफलता का मुख्य कारण इंग्लैंड की नौशक्ति थी, जिसे परास्त करने में नेपोलियन असमर्थ था। अब हम बात करते हैं पोप से शत्रुता। प्रथम कौंसल बनते ही नेपोलियन ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए पोप के साथ समझौता कर लिया। कई वर्षों तक यह समझौता कायम रहा, परंतु महाद्वीपीय व्यवस्था ने इस समझौते में दरार पैदा कर दी। वस्तुतः पोप फ्रांस और इंग्लैंड के इस संघर्ष में अपने आप को तटस्थ रखना चाहता था, जबकि फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ही ये चाहते थे कि जहाँ तक संभव हो सके यूरोप की कोई शक्ति तटस्थ न रहे। जब पोप ने महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने से इनकार कर दिया तो नेपोलियन ने पोप के राज्य को छीन लिया। प्रत्युत्तर में पोप ने नेपोलियन को ईसाई समाज से बहिष्कृत कर दिया और समस्त निष्ठावान ईसाइयों को उसके विरुद्ध धर्मयुद्ध करने की अपील की। इस पर नेपोलियन ने पोप को बंदी बना लिया और कई वर्षों तक पोप बंदी अवस्था में ही रहा। परिणाम स्वरूप एक बार पुनः राजनीति में धर्म का पुट लग गया और यूरोप का कैथोलिक समाज नेपोलियन का शत्रु बन गया और गुप्त रूप से उसके पतन की तैयारियों में जुट गया। अब हम बात करते हैं स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन। स्पेन का राजा नेपोलियन के घनिष्ठ मित्रों में से था। उसने नेपोलियन को उसके युद्धों में जन, धन और सामग्री से सहयोग दिया था, परंतु साम्राज्य लोलुप नेपोलियन स्पेन को हड़पना चाहता था। नेपोलियन की इस नीति के पीछे एक अन्य कारण भी था। स्पेन का राजवंश भी बोर्बो वंश की शाखा थी, अर्थात वह फ्रांस के राजवंश की शाखा थी और नेपोलियन बोर्बो वंश को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था। इसलिए उसने स्पेन के बोर्बो राजवंश को भी समाप्त करने का निश्चय किया। परिस्थितियाँ भी उसके अनुकूल थी। स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ एक अयोग्य व्यक्ति था। उसकी रानी अनेकता में डूबी हुई थी और शासन की बागडोर रानी के प्रेमी गोदा के हाथ में थी। युवराज फर्डिनेंड भी भोगविलासी था, परंतु वह राजा, रानी और गोदा के विरुद्ध था। राज परिवार की आपसी फूट और जनता में उसकी अलोकप्रियता ने नेपोलियन का काम आसान बना दिया। इसके बाद उसने अपने भाई जोसेफ बोनापार्ट को स्पेन का सम्राट बना दिया। नेपोलियन के इस कार्य से स्पेन की जनता क्रोधित हो उठी और उसने नेपोलियन तथा उसके कठपुतले जोसेफ के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का ध्वज फहरा दिया। 1808 ईस्वी में स्पेन के लोगों ने बेलोन नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना को
परास्त कर दिया। जोसेफ स्पेन छोड़कर भाग गया। स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन ने इंग्लैंड को यूरोप की धरती पर पैर टिकाने का स्वर्णिम अवसर प्रदान कर दिया। उसने तत्काल क्रांतिकारी स्पेनिश जनता की सहायता के लिए अपनी एक सेना स्पेन भेज दी। अगस्त 1808 ईस्वी में इंग्लैंड के सेनापति आर्थर वेलेजली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ने विमरो के स्थान पर फ्रांसीसी सेना को पराजित किया और संपूर्ण पुर्तगाल को फ्रांसीसी आधिपत्य से स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त की। इस पर नेपोलियन स्वयं फ्रांस से स्पेन आया। उसने कई स्थानों पर स्पेन वासियों को पराजित किया और जोसेफ को पुनः स्पेन के सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद उसने अंग्रेजी सेना से टक्कर लेने की सोची, परंतु उसी समय ऑस्ट्रिया ने एक बार पुनः फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अतः नेपोलियन सेना का उत्तरदायित्व मार्शल साठ को सौंपकर स्वयं फ्रांस लौट गया। अंग्रेज सेनापति मूर ने कोरुना नामक स्थान पर मार्शल साठ को बुरी तरह पराजित किया। इसी समय वेलेजली ने टेलेवरा नामक स्थान पर एक अन्य फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। इन घटनाओं से स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को और भी अधिक बल मिला। नेपोलियन ने जनरल मैसिना के नेतृत्व में एक नई सेना भेजी, परंतु इसको भी वेलेजली के हाथों पराजित होना पड़ा। फिर भी मैसिना मैदान में डटा रहा और वेलेजली उसे स्पेन से खदेड़ने में कामयाब न हो पाया। इस प्रकार स्पेन को हड़प कर नेपोलियन ने एक भयंकर गलती की। उसने स्पेन जैसे मित्र को कट्टर शत्रु बना लिया और स्पेन के राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए उसे एक बहुत बड़ी सेना स्पेन में रखने के लिए विवश होना पड़ा। इससे उसके प्रबल एवं प्रमुख शत्रु इंग्लैंड को यूरोपीय महाद्वीप में घुसने तथा स्थल युद्धों में फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित करने का अवसर मिल गया, क्योंकि उसे स्पेनिश जनता का पूरा सहयोग भी उपलब्ध हो गया था। इसलिए प्राय यह कहा जाता है कि स्पेन नेपोलियन के लिए एक जहरीला फोड़ा या नासुर सिद्ध हुआ। काफ़ी समय बाद स्वयं नेपोलियन ने स्वीकार किया था कि स्पेन का मामला ही मेरे नाश का मुख्य कारण था। मैं जानता हूं कि स्पेन के संबंध में मैंने बहुत ही बुरे ढंग से आचरण किया है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की पुनः पराजय। स्पेन से वापस आकर नेपोलियन तेजी से बवेरिया पहुंचा और ऑस्ट्रियन सेनानायक आर्चड्यूक को पराजित किया, परंतु कुछ दिनों बाद आर्चड्यूक ने एस्पर्न के भयंकर युद्ध में नेपोलियन को पराजित कर दिखाया। काफ़ी वर्षों बाद ऑस्ट्रियन सेना को फ्रांसीसी सेना को परास्त करने का गौरव मिला, परंतु नेपोलियन इस पराजय से विचलित नहीं हुआ और जुलाई 1809 में उसने वाग्राम के युद्ध में ऑस्ट्रियन सेना को बुरी तरह से पराजित किया और वियना जा पहुंचा। अक्टूबर 1809 में ऑस्ट्रिया को एक बार पुनः नेपोलियन के साथ अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया को अपने कुछ प्रदेशों से हाथ धोना पड़ा और ऑस्ट्रियन राजकुमारी मेरिया लुइसा का विवाह नेपोलियन के साथ करना पड़ा और नेपोलियन ने जोजेफाइन को तलाक दे दिया। जोजेफाइन जो नेपोलियन की पहली पत्नी थी। अब हम बात करते हैं उसके मास्को अभियान। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने रूस को भी फ्रांस का शत्रु बना दिया। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे जिनकी वजह से दोनों की मैत्री टूट गई। पहला कारण रूस के सामंतों का फ्रांस के प्रति विरोध था। फ्रांसीसी क्रांति ने उस देश के सामंतों को विशेषाधिकारों तथा जागीरों से वंचित करके दीनहीन बना दिया था। इससे रूसी सामंतों को बड़ी ठेस पहुंची थी और वे अपने राजा पर फ्रांस विरोधी नीति अपनाने पर नियंत्रण जोर डालते रहे। महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण रूसी सामंतों को भी इंग्लैंड से आमोद प्रमोद तथा भोग विलासिता का सामान प्राप्त करने में बहुत अधिक कठिनाई आ रही थी। दूसरा कारण रूस का जार अलेक्जेंडर था। उसे नेपोलियन की मैत्री से जो कुछ लाभ मिलना था वह ले चुका था। उसने फिनलैंड और डैन्यूब का क्षेत्र ले लिया था। अब और अधिक लाभ की आशा उसे नहीं थी, क्योंकि नेपोलियन ने रूस को कुस्तुनतनिया न देने का फैसला कर लिया था। अलेक्जेंडर को यह भी भय था कि कहीं नेपोलियन पोलैंड के राज्य का पुनरुद्धार न करे। इस स्थिति में उसे भी पोलैंड के अपने प्रदेशों से हाथ धोना पड़ सकता था, परंतु तनाव का मुख्य कारण महाद्वीपीय व्यवस्था ही थी। जर्मनी में इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू करने की दृष्टि से नेपोलियन ने ओल्डेनबुर्ग की डची को अपने अधिकार में ले लिया था। यहाँ का शासक जार अलेक्जेंडर का बहनोई था, अतः जार का रुष्ट होना स्वाभाविक ही था। इसके बाद नेपोलियन ने जार को भी सख्ती के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन करने को कहा, परंतु जार ने न केवल असंतोषजनक उत्तर ही भिजवाया, अपितु उसने तटस्थ देशों के जहाज़ों को रूसी बंदरगाहों में आने के लिए कुछ सुविधाएं भी दे दी, जिससे नेपोलियन क्रोधित हो उठा और उसने रूस पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया।
रूस के बारे में यह विख्यात था कि वहाँ छोटी सेनाएं परास्त हो जाती हैं और बड़ी सेनाएं भूखों मर जाती हैं। नेपोलियन इस सत्य से भलीभांति परिचित था। उसने एक विशाल सेना तैयार की जिसमें लगभग 6 लाख सैनिक थे। इतनी बड़ी सेना के लिए आवश्यक सामान भी पर्याप्त मात्रा में साथ ले लिया गया। मई 1812 ईस्वी में जब सब तैयारियां पूर्ण हो गई तो 24 जून को अभियान शुरू हुआ। अपनी परंपरागत शैली के अनुसार रूसी सेना पीछे हटती गई। पीछे हटते समय रूसी लोग अपने खेतों एवं खलिहानों को जलाते गए ताकि शत्रु को अन्न और घास भी ना मिल सके। 14 सितंबर को नेपोलियन मॉस्को पहुंच गया और 22 अक्टूबर तक वहीं रहा। अब तक उसको अधिक कठिनाई अथवा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा था, परंतु अब रूस की कड़कड़ाती सर्दी ने उसके सैनिकों के मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। घास के अभाव में सैकड़ों घोड़े मरने लगे। मॉस्को से वापस रवाना होते ही रूसियों ने फ्रांसीसियों पर पीछे से जोरदार आक्रमण कर दिया। हजारों सैनिक रोज मरने लगे और जो बचे थे उनको भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा था। इस प्रकार से उसे बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी और नेपोलियन अपनी विशाल सेना के साथ केवल 20,000 सैनिकों के साथ ही वापस आ सका, अर्थात उसके 5,80,000 सैनिक मारे गए और किसी प्रकार का लाभ भी न हुआ। रूस के हाथों नेपोलियन की दुर्दशा की कहानी सुनकर दूसरे देशों में भी जोश पैदा हो गया और उन्होंने नेपोलियन के विरुद्ध पुनः हथियार उठा लिए। अब हम बात करते हैं इतिहास में नेपोलियन का एक प्रसिद्ध युद्ध लिपजिग के युद्ध के बारे में। मॉस्को अभियान के तुरंत बाद यूरोप की कुछ शक्तियों ने चौथी बार फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रूस ने इस गुट के प्रमुख सदस्य थे। इंग्लैंड में के सेनापति ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने स्पेन में फ्रांसीसी सेना को पराजित कर राजधानी मैड्रिड पर अधिकार कर लिया। जोसेफ बोनापार्ट फिर स्पेन छोड़कर भाग गया। उधर अक्टूबर 1813 ईस्वी में रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने मिलकर लिपजिग के युद्ध में नेपोलियन को बुरी तरह से पराजित करके राइन नदी के उस पार खदेड़ दिया था। 4 दिन तक चलने वाला यह युद्ध इतिहास में राष्ट्रों का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में आए कि राष्ट्रों का युद्ध कौन सा है तो लिपजिग का जो युद्ध हुआ था 1813 ईस्वी में, वही राष्ट्रों का युद्ध कहलाता है। इसके बाद भी गुट के सदस्यों ने नेपोलियन को समझौते के लिए आमंत्रित किया था, परंतु नेपोलियन ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब रूस और प्रशिया की सेनाएं पेरिस में घुस गए। नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और उसे सिंहासन से हटा दिया गया और एल्बा द्वीप में रहने के लिए भेज दिया गया। उसकी सम्राट की पदवी को कायम रखा गया और एल्बा द्वीप का स्वतंत्र शासन भी उसे सौंप दिया गया। इस प्रकार नेपोलियन को पहली बार भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा था और अपमान का मजा भी चखना पड़ा। उसकी पत्नी मैरिया को इटली में पार्मा का राज्य प्रदान किया गया। अब बात करते हैं नेपोलियन के इतिहास का सबसे अंतिम युद्ध वाटरलू का युद्ध, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। नेपोलियन के पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने बोर्बा वंश के लुई 18वें को फ्रांस के सिंहासन पर बैठाया और फ्रांस के साथ अस्थायी संधि कर ली। विस्तृत संधि का काम वियना कांग्रेस को सौंप दिया गया, जिसमें यूरोप के सभी प्रमुख देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। परंतु फरवरी 1815 ईस्वी में नेपोलियन गुप्त रूप से एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस पहुंच गया। सैनिकों और पेरिस की जनता ने उसका भव्य स्वागत किया। लुई 18वां जल्दी से फ्रांस छोड़कर बेल्जियम भाग गया। नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। मित्र राष्ट्र ने तत्काल उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। वेलिंगटन अपनी सेना के साथ प्रशियन सेनापति ब्लूचर से मिलने के लिए चल पड़ा। ऑस्ट्रियन सेना भी राइन की तरफ बढ़ने लगी। नेपोलियन ने अपने शत्रुओं को आपस में मिलने से पहले ही अलग अलग पराजित करने की योजना बनाई। सर्वप्रथम उसने ब्लूचर को बुरी तरह से पराजित किया। उधर उसके सेनापति ने वेलिंगटन को रोकने का असफल प्रयास किया। अंत में 18 जून 1815 के दिन वाटरलू के मैदान पर नेपोलियन और वेलिंगटन के मध्य घमासान युद्ध हुआ। दोपहर के बाद वेलिंगटन की सेना परास्त होने लगी, परंतु ठीक इसी समय पर प्रशियन सेनापति ब्लूचर अपनी सेना सहित युद्ध मैदान पर जा पहुंचा, जिससे युद्ध का पासा ही पलट गया। अब नेपोलियन की सेना के पैर उखड़ गए और वह परास्त हो गई। नेपोलियन वहां से पेरिस भाग गया, परंतु इस बार पेरिस की जनता ने उसका साथ नहीं दिया।
नेपोलियन ने अमेरिका भागने की योजना बनाई, परंतु अंग्रेजों के हाथों में पड़ गया। अंग्रेजों ने उसे सेंट हेलेना के द्वीप में बंदी बनाकर रखा। 6 वर्ष बाद 1821 ईस्वी में आधुनिक संसार के इस महान विजेता तथा रणकुशल सेनानायक की मृत्यु हो गई और उसी के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अध्याय भी समाप्त हो गया।